आज का ये महामैराथन क्लास 2026-27 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी हमारे बच्चे बीए के 5th सेमेस्टर में हैं और हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के पेपर नंबर 1 जिसमें आपको पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बताने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम कराने वाली है ओएमआर सीट पे। तो जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम होता है, तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आप टेंशन में है कि आप क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कैसे अपने एमसीक्यू को याद करें, तो बस आप लोगों की टेंशन खत्म हुई। क्योंकि आज की वीडियो में आपके हिस्ट्री पेपर नंबर 1 के 1 से लेकर 8 तक की यूनिट का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आई हूँ, जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए 1857 का विद्रोह 1857 में ही हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए, आपको अपने यूनिट नंबर 1 में 1857 की क्रांति के बारे में ही पढ़ना है। तो आपके 1 से लेकर 8 तक की यूनिट अपलोड है, चेक करके पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था। तो देखिए, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका तत्काल कारण क्या था। नई कारतूसों का प्रयोग। आप अपनी यूनिट को चेक कीजिएगा, यूनिट नंबर 1 में इन सब के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है हमारे चैनल पे। नई कारतूसों का प्रयोग करना था। ब्रिटिश सरकार नई कारतूस लाई थी, जिसको भारतीय सैनिक यूज करने से मना कर दिए थे। इसी वजह से 1857 की विद्रोह का तत्कालिक कारण यही बना। वैसे तो पृष्ठभूमि लंबे समय से बनी रही थी, लेकिन 1857 में क्रांति हो गई। अब देखिए 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। तो 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। तो बहादुर शाह जफर ने किया था। ये एक मुगल सम्राट थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कानपुर विद्रोह के नेता कौन थे। तो देखिए, जो 1857 की क्रांति है वो पूरे भारत में तो नहीं फैलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में फैल चुकी होती है। तो देखिए, कानपुर में जो 1857 की क्रांति थी उसके नेता कौन थे। तो नाना साहब थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस सिपाही ने की थी। तो मंगल पांडे ने की थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्योंकि देखिए, मंगल पांडे ने ही 2 ब्रिटिश अधिकारियों को गोली मार दी थी, जिसके कारण क्रांति की शुरुआत हो गई। और गोली मारने के कारण ब्रिटिश अधिकारियों को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस स्थान से था। तो रानी लक्ष्मीबाई का संबंध झांसी से था। झांसी की रानी, आप लोग ये बात जानते होंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो लखनऊ और अवध के क्षेत्र में, मतलब बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए, अंग्रेजों को भारत से निकालना क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। और 1857 के क्रांति के बाद लगातार हमारे देश में आंदोलन होते गए, जिसके कारण जाके हम लोग आज़ाद हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह किसने कहा। तो देखिए, 1857 के विद्रोह को अन्य कई नामों से जाना जाता है। तो बहुत लोग इसको सिपाही विद्रोह कहते हैं। तो देखिए, सिपाही विद्रोह इसको किसने कहा था 1857 के विद्रोह को। तो ब्रिटिश इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा था। क्योंकि देखिए, जो सैनिक थे वही लोग मतलब गन को यूज करने से मना कर दी थी, जो नई राइफल आई थी। तो इसलिए बहुत लोग इसे, जो ब्रिटिश इतिहासकार है वो इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं 1857 की क्रांति को। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। तो वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अवध को अंग्रेजों ने कब अपने अधिकार में ले लिया था। तो अवध को अंग्रेजों ने 1856 में अपने अधिकार में ले लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नाना साहब
किसके दत्तक पुत्र थे? तो नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अगला क्वेश्चन देखिए, तांत्या टोपे का असली नाम क्या था? तो तांत्या टोपे का अगले असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगला अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था, यानी इनकी कब्र कहाँ पे है? तो रंगून में इनकी कब्र है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो देखिए इसी तरह से आपके एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, तो आप पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हमने 1 से लेकर 8 तक की यूनिट का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उन सब को इसी वीडियो में इंक्लूड कर दिया गया है, जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी मात्र एक वीडियो देखकर ही तैयार कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने कौन सा कानून पारित किया? देखिए जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया था। आप अगर बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे तो हमने पूरे कैसे कैसे रेगुलेटिंग एक्ट से 1935 का भारत शासन अधिनियम, बीच में बहुत से एक्ट आए थे, उन सब के बारे में हमने पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रांति के असफल होने का प्रमुख कारण क्या था? देखिए जो 1857 की क्रांति थी, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, ये असफल हो गई थी, लेकिन इसने भारत की जनता के बीच में मतलब आज़ादी की भावना को जन्म दे दिया था कि अब हम आज़ाद होकर रहेंगे। क्रांति के असफल होने का कारण क्या था? तो देखिए संगठन की कमी, मतलब कि इसको कोई अच्छा लीड करने वाला नहीं था, जिससे ये पूरे भारत में नहीं फैल सकी 1857 की क्रांति, इसलिए संगठन की कमी के कारण क्रांति असफल हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई थी? तो 1858 में ये शहीद हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहादुर शाह जफर किस वंश से थे? तो ये मुगल वंश से थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बेगम हजरत महल किस नवाब की बेगम थी? तो जो बेगम हजरत महल हैं वो नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रांति के बाद कंपनी शासन किसके अधीन आ गया था? तो देखिए जो 1857 का क्रांति के बाद क्रांति का परिणाम ये निकला कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे शासन कर रही थी, उसका शासन समाप्त कर दिया गया था। अब डायरेक्ट ब्रिटिश संसद भारत की सत्ता अपने हाथ में ले लेती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए क्रांति के बाद कंपनी का शासन किसके अधीन आ गया? तो ब्रिटिश संसद के अधीन आ गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि 1857 केवल सैनिक विद्रोह नहीं एक राष्ट्रीय आंदोलन था? तो सावरकर जी ने कहा है, सावरकर जी ने, कि 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि ये एक राष्ट्रीय आंदोलन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, झांसी की रानी का असली नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि झांसी की रानी का असली नाम क्या था। तो इनका असली नाम मणिकर्णिका तांबे था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में कौन सा क्षेत्र शांत रहा? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो बंगाल शांत था, दिल्ली अवध झांसी हर जगह 1857 की क्रांति शुरू हो चुकी थी, तो बंगाल इसमें नहीं था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश संसद का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए जब भारत में 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस टाइम ब्रिटिश संसद का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामर्स्टन था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के बाद सेना में क्या परिवर्तन किया गया था? तो देखिए भारतीयों की संख्या घटा दी गई थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कहाँ भेजा गया था? तो जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, इनको कलकत्ता भेजा गया था। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शहर विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था? तो देखिए मद्रास नहीं था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? तो देखिए जो 1857 की क्रांति हुई थी, जो 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसको इंग्लिश में 1857 रिवॉल्ट कहा जाता है, तो वही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। यहीं से हमारे भारत में लगातार आंदोलन होते गए, जिससे हम तब जाके हम आज़ाद हुए हैं। ये हमें आज़ादी बहुत ही मेहनत से मिली है, बहुत ही लोगों का खून बहा है, तब जाके हम आज़ाद हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति में दिल्ली के विद्रोही सैनिकों का सेनापति कौन था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बख्त खान। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रानी ने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी? तो झांसी की बात आती है तो आपको याद रखना होगा कि रानी लक्ष्मीबाई। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है।
अगला क्वेश्चन देखिए, कुंवर सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुंवर सिंह की मृत्यु जगदीशपुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के बाद किसका अंत हो गया था? तो जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके बाद मुगल शासन का अंत हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रांति के असफल होने के बाद भारत में शासन का केंद्र कहाँ स्थानांतरित हो गया था? तो दिल्ली से लंदन स्थानांतरित हो गया था, यानी शासन ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध किस अंग्रेज जनरल से हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध ह्यू रोज अंग्रेज जनरल से हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? तो कंपनी शासन समाप्त हो जाता है और फिर क्या होता है कि जो अभी ऊपर देखा था हमने कि जो कंपनी शासन समाप्त हो जाता है और डायरेक्ट सत्ता महारानी के हाथों में चली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने देश के प्रति प्रेम, राष्ट्रवाद, क्योंकि भारतीय जनता के मन में अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना जगी, तभी जाके उन लोगों ने 1857 से आंदोलन करना शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवाद का सिद्धांत भारत में किस काल में प्रमुख रूप से उभरा? तो 1857 के बाद से उभरा। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद किस सिद्धांत पर आधारित था? तो महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद सत्य, अहिंसा और स्वराज पर आधारित था। इन सब पे वीडियोस बनी हुई है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के सिद्धांत को पढ़ना है, राष्ट्रवाद के सिद्धांत को, तो वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के अनुसार राष्ट्र का आधार क्या होना चाहिए? तो गांधी जी के अनुसार राष्ट्र का आधार नैतिकता और सत्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने अपने राष्ट्रवाद को किससे जोड़ा था? तो गांधी जी ने अपने जो राष्ट्रवाद को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य से जोड़ा था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के अनुसार सच्चा राष्ट्र कैसा होता है? तो गांधी जी के अनुसार जो सच्चा राष्ट्र है वो होता है जो सबको समान अधिकार दे। सच्चा राष्ट्र वही होता है जो सबको समान अधिकार दे, किसी में भेदभाव ना करे। अगला क्वेश्चन देखिए, टैगोर का पूरा नाम क्या था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो इनको नोबेल प्राइज 1913 में मिली थी और साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पे मिली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, टैगोर ने राष्ट्रवाद को किस रूप में आलोचना की थी? यानी टैगोर ने राष्ट्रवाद के किस रूप की आलोचना की? तो संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप की मतलब आलोचना की थी टैगोर ने। नैरो नेशनलिज्म की आलोचना की। अगला क्वेश्चन देखिए, टैगोर के अनुसार सच्चा राष्ट्रवाद कैसा होना चाहिए? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार सच्चा राष्ट्र मानवता पर आधारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी और टैगोर दोनों किस सिद्धांत के समर्थक थे? तो मानवता और नैतिकता के सिद्धांत के समर्थक थे गांधी जी और टैगोर। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने किस आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रवाद को जनता से जोड़ा था? तो असहयोग आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने जनता को राष्ट्रवाद से जोड़ा था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, टैगोर ने गांधी को क्या कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, टैगोर का मानना था कि सच्चा राष्ट्रवाद किससे शुरू होता है? तो देखिए, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनका मानना था कि जो सच्चा राष्ट्रवाद है वो प्रेम, सहयोग और मानवता से शुरू होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी और टैगोर का राष्ट्रवाद में मुख्य अंतर क्या था? यानी जो गांधी जी का राष्ट्रवाद का सिद्धांत है और रविन्द्रनाथ टैगोर का जो राष्ट्रवाद का सिद्धांत है, इसमें मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए, गांधी जी का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है और टैगोर का मानवतावादी राष्ट्रवाद है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नरमपंथी नेताओं का विश्वास किसमें था? तो देखिए, जो नरमपंथी नेता थे उनका विश्वास था कि संवैधानिक उपायों में। देखिए, कांग्रेस के जितने भी नेता थे वो लोग दो भागों में बढ़ गए थे, एक था गर्मपंथी और एक था नरमपंथी। तो नरमपंथी नेताओं का विश्वास किसमें था? संवैधानिक उपायों में था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्मपंथी नेताओं का विश्वास किसमें था? तो
पंथी जो नेता थे उनका विश्वास था सशस्त्र संघर्ष और जन आंदोलन, यानी इनका मानना था देश को आज़ाद कराना है तो सशस्त्र संघर्ष करो और जन आंदोलन करो, मतलब आज़ादी एकदम किसी भी तरीके से लेकर रहो। और जो नरमपंथी थे उनका मानना था शांति से हम लोग उनकी अंग्रेज़ों की हाँ में हाँ मिला के आज़ादी लें। अगला क्वेश्चन देखिए, दादा भाई नौरोजी का प्रसिद्ध सिद्धांत क्या था? तो दादा भाई नौरोजी का प्रसिद्ध सिद्धांत निर्गमन का सिद्धांत है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नरमपंथी नेताओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो देखिए नरमपंथी नेताओं का प्रमुख उद्देश्य था स्वराज प्राप्ति शांतिपूर्ण तरीके से। देखिए ये लोग अपने स्वराज की प्राप्ति चाहते थे लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। और जो गर्मपंथी नेता थे वो सशस्त्र संघर्ष के साथ देश को आज़ाद कराना चाहते थे, जन आंदोलन करके देश को आज़ाद कराना चाहते थे। देखिए गर्मपंथी नेताओं में प्रमुख कौन थे? तो जो गर्मपंथी नेता थे उनमें प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो इनका प्रसिद्ध नारा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल बाल पाल का क्या अर्थ है? तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ये लोग तीनों प्रमुख गर्मपंथी नेता हैं। इनको शॉर्टकट में लाल बाल पाल कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था? तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन सूरत में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरत अधिवेशन 1907 में क्या हुआ था? तो देखिए 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम और गर्मपंथी में बढ़ गया था, यानी जो कांग्रेस पार्टी थी वो दो भागों में बढ़ गई थी, एक नरमपंथी और दूसरा गर्मपंथी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। सूरत अधिवेशन में ये हुआ था, कांग्रेस नरम और गर्मपंथियों में बढ़ गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, गर्मपंथी नेताओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गर्मपंथी नेताओं का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से तत्काल स्वतंत्रता। ये लोग बहुत ही जल्दी आज़ादी चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले किस विचारधारा के थे? तो ये नरमपंथी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्मपंथी नेताओं ने जनता में क्या जगाया? तो जो गर्मपंथी नेता थे उन्होंने जनता में देशभक्ति और आत्मविश्वास को जगाया। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए बंगाल का विभाजन स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? तो देखिए बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ, उसी के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? तो देखिए स्वदेशी आंदोलन का नारा था अपने देश की वस्तुओं अपनाओ, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो और अपने देश की बनी वस्तुओं का उपयोग करो। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा गीत राष्ट्रीय गीत बना? तो वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण था ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करो, यानी जितनी भी अंग्रेजों की चीज़, अंग्रेजों का कपड़ा, कोई भी चीज़ अंग्रेजों का मत यूज़ करो, अपने देश की बनी वस्तुओं का उपयोग करो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो लाल बाल पाल थे, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये लोग स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरत अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो सूरत में ही सूरत अधिवेशन आयोजित हुआ था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस के दो भाग क्या कहलाए? यानी जब सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ तो यानी जो नेता थे वो लोग बढ़ गए थे दो भाग में, तो वो क्या कहलाए? नरमपंथी और गर्मपंथी कहलाए, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव क्या था? तो देखिए जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका प्रभाव विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो, भारतीय उद्योगों की वृद्धि करो, राष्ट्रीय एकता का प्रसार, उपरोक्त सभी।
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन को कब कर दिया गया? तो 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। ढाका क्या है? इस टाइम बांग्लादेश की राजधानी है। देखिए, जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो जो बंगाल था उसको दो भागों में बांटा गया। एक था पूर्वी बंगाल, दूसरा था पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल आज हमारे भारत देश में है एक राज्य के रूप में, और जो पूर्वी बंगाल था वो प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो इसको सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो उसका कोई पर्पस तो रहा होगा ना। तो देखिए, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 ईस्वी में हुई थी। तो इन सब पे भी वीडियोस अपलोड है, आपकी 1 से लेकर 8 तक की यूनिट अपलोड है। ये आपको अपने यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है, तो चेक करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, होम रूल आंदोलन का क्या अर्थ है? यानी जो होम रूल आंदोलन हुआ था इसका क्या अर्थ है? तो स्वराज यानी स्वशासन की मांग। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। और देखिए, एनी बेसेंट का संबंध किस देश से था? तो ये एनी बेसेंट का संबंध इंग्लैंड से था। अगला क्वेश्चन देखिए, होम रूल आंदोलन के समय कांग्रेस का रुख क्या था? तो स्वराज की मांग। अगला क्वेश्चन देखिए, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, लखनऊ समझौता किन दो संगठनों के बीच हुआ था? तो लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आप ये सब जब यूनिट देखेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये सब क्या है, कैसे, क्यों हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, लखनऊ समझौते में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो लोकमान्य तिलक ने किया था कांग्रेस का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन देखिए, लखनऊ समझौते का प्रमुख परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता की भावना मजबूत हुई, इसका परिणाम यही निकला। अगला क्वेश्चन देखिए, होम रूल आंदोलन का नारा क्या था? तो इसका नारा था अपने देश का शासन अपने हाथों में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो आज की वीडियो में हमने आपके हिस्ट्री के पेपर नंबर 1 नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत पे राष्ट्रवाद का पूरा 1 से लेकर 8 तक की यूनिट का एमसीक्यू देखा। आज की वीडियो में लगभग हमने 100 एमसीक्यूज देखे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह हम हिस्ट्री के पेपर नंबर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अपलोड करेंगे, तो आप लोग चेक करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल पे विजिट करिएगा। और बीए 5th सेमेस्टर को करिकुलर की भी पेपर की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जाती है। लगातार वीडियोस अपलोड हो रही है को करिकुलर की, जिसको देखकर आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी कर सकें। तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो।